नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपकी नज़रों के सामने राजकुमार चौबे की तस्वीर है। राजकुमार चौबे इन दिनों बक्सर में काफ़ी ख्याति बटोर रहे हैं, चर्चा के केंद्र में भी आ बने हैं। वजह असहाय गरीब लोगों के बीच बड़े पैमाने पर कंबल वितरण, झुग्गी झोपड़ियों में छात्रों को पाठ्य सामग्री, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए और संवर्धन के लिए जिले के इकलौते सक्रिय वेद गुरुकुलम में छात्रों को हर सहायता उपलब्ध कराना और पिछले महीने रामनवमी पर पूरे बिहार में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, रामनवमी के जुलूस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराकर इन्होंने जो कीर्ति बटोरी है वह इतिहास में दर्ज हो चुकी है। जाहिर सी बात है, जब कोई इतने काम करेगा तो चर्चा में आना तो स्वाभाविक है। इनसे बक्सर खबर के संपादक रवि मिश्रा ने बीते दिनों लंबी बातचीत की। आइए सुनते हैं उसके मुख्य अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो वैसे तो ये परिचय के मुहताज नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी ये खूब वायरल हो रहे हैं और आज हमने इसलिए इन्हें चुना है कि आपके सामने लाएं क्योंकि इनकी चर्चा बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि इन दिनों सनातन को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है और चूँकि विश्वामित्र फाउंडेशन का जो आप लोगों ने नाम सुना है वो इसके संयोजक भी हैं और जिस तरीके से विश्वामित्र फाउंडेशन कार्य कर रहा है वो कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है, काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं आप समझ गए होंगे, इनका नाम है राजकुमार चौबे जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बक्सर खबर को भी प्रणाम। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही आपसे लेंगे कि आजकल आप बड़ी चर्चा में हैं, कई सोशल मीडिया में भी आपको देखा जा रहा है, आपकी काफ़ी चर्चे हो रही हैं और आपकी जो ये विश्वामित्र सेना है इसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है। जो आपके उसके जो सदस्य हैं जो काफ़ी बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं और काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है और कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये राजकुमार चौबे कौन हैं, कहाँ से हैं और ये करना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज के समय में चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि बक्सर की पहचान दिलाने का और बक्सर को गौरव को लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारा बक्सर का विरासत है वो हमारा बक्सर जो है सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है और ये हमारा सदियों पुराना इतिहास है बक्सर का, सनातन संस्कृति का। तो हम इसका जंग छिड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ रही है विश्वामित्र सेना और ये इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई बक्सर जो है हमारा सनातन संस्कृति का सबसे पुराना धरोहर है। हमारा काशी और अयोध्या वृंदावन से भी पुराना इतिहास है, जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि रहा, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ विश्वामित्र जी का तपोभूमि है, च्यवन ऋषि जहाँ पे च्यवनप्राश बना, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ प्रभु श्री राम के चरणों के द्वारा। और वो शहर जो है वो इतना उपेक्षित क्यों है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने सनातन का लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए कि हमारा बक्सर का गौरव भी विश्वामित्र कॉरिडोर बन के और जिस तरह से अयोध्या और काशी का हुआ है वैसे बक्सर का भी निर्माण हो। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं बक्सरवासी होने के कारण, हमारा जन्मभूमि बक्सर है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी बक्सर की लड़ाई लड़ें। हम उस लायक हैं तो हम लड़ रहे हैं। हर जो है आदमी अपना लड़ाई तब लड़ता है जब वो लायक हो जाता है। तो हम समझते हैं कि प्रभु श्री राम और भगवान वामन अवतार जहाँ हुआ और विश्वामित्र की तपोभूमि है उसकी लड़ाई लड़ने में हम कुछ सक्षम है। तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बक्सर जो है आपकी अपनी है, इसको सजोइए और इसको आगे विरासत को लेकर चलिए, आप मेरे साथ लड़ाई लड़िए। आज बक्सर सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। आप लोग भी देखते होंगे कि बक्सर का इतिहास आज क्या है। आपसे पुराना जिला जो रोहतास है आज वो कहाँ चला गया। टूरिज्म के और पर्यटन के मामला में रोहतास आपसे कई गुना आगे है। आरा भी आपसे बेहतर हो गया जो पड़ोसी जिला है। लेकिन क्या कारण है कि बक्सर आपका पिछड़ेपन का कारण है? इसलिए कि बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज हमारा बक्सर का विकास, पर्यटन का विकास होगा, हमारा महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर होगा तो पूरा बक्सर का विकास हो जाएगा और पूरा बक्सर डेवलप कर जाएगा। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, बड़े बड़े होटल्स आएंगे, हर तरह का एयरपोर्ट बनेंगे, लोग बाहर से दर्शन करने आएंगे। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है बक्सर का विकास होगा, बिहार सरकार का भी विकास होगा। राष्ट्रीय आय में प्रदेश के जो
चालू कर दिए। राजकुमार जी के बातों से ये लग रहा है कि राजकुमार जी बक्सर का विकास चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि जब चुनाव का दौर आता है तो राजकुमार जी जैसे लोग जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड से आते हैं और कहीं ना कहीं उनका चुनाव लड़ना भी मकसद होता है या फिर किसी को प्रभावित करना मकसद होता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर या फिर अन्य तरह से कई जगह में आपकी बातों को सुना तो हमने ये जाना और समझा कि राजकुमार चौबे जी का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। और राजकुमार चौबे जी खुद भी बता रहे हैं कि वो चूँकि बक्सर का विकास करना चाहते हैं, बक्सर का विकास कैसे हो इस पर उनका फोकस है। राजकुमार चौबे जी बक्सर से कहाँ से आते हैं और राजकुमार चौबे जी के बारे में जो हमें अभी तक जानकारी मिली है वो काफ़ी आपने संघर्ष से 1996 के आसपास आपने मैट्रिक किया था, उसके बाद बनारस फिर दिल्ली तक का सफ़र किया था। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली थी कि जब आप बनारस दिल्ली का सफ़र किए थे उस समय काफ़ी आपके जेब में कम पैसे थे, महज 200-300 रुपये लेकर के आप गए थे। तो ये संघर्ष इतना लंबा समय तक आपने किया और संघर्ष करने के बाद आपने अपने आप को यहाँ तक स्थापित किया और राजकुमार चौबे ऐसो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, फिर राजकुमार चौबे को बक्सर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बक्सर आने की ज़रूरत हमारी, हम तो बक्सर हमेशा आते हैं। आप यदि पता करिएगा तो हमारे बक्सर में हम 10-15 दिन बक्सर ही रहते हैं। आज जब से गए हैं उसके बावजूद भी 10-15 दिन के हम बक्सर में ही रहते हैं। और जहाँ तक लोग कहते हैं नए हैं, बक्सर में तो हम रहने वाले हैं, हमेशा बक्सर के लिए उपलब्ध रहे हैं। और बक्सर में जो है हम आज 5-6 सालों से महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन मेरा काम कर रही है। बक्सर में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम दलित बच्चों को पढ़ाते हैं। कई सेंटर मेरा चल रहा है जहां बच्चों को हम फ्री शिक्षा देते हैं, यहां तक कि शादियां करवाते हैं गरीब बच्चों का। आज से नहीं करवा रहे हैं। जब मीडिया का दौर नहीं था, जब मीडिया बहुत अपने आप में था, तो 2007-8 में जाइएगा तो उस समय हमने समाज में अपने क्षेत्र में कितना काम किया, जिसमें मीडिया का प्रचार प्रसार भी नहीं करते थे हम। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सामाजिक क्षेत्र जिसका एक मन में होता है वो कहीं भी काम करेगा। और देखिए, जहाँ तक लोगों का जिसको बोलना है वो तो बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। कौन कौन क्या कहता है, हम तो बोलते हैं कि उनके चक्कर में थोड़े हमको रहना है। हमको तो विकास और भगवान राम का यहाँ भव्य जो है मंदिर बने और विश्वामित्र कॉरिडोर बने, मैं उस पर लगाऊँ। मैं तो कई बार कह चुका हूँ मुझे चुनाव लड़ने की कोई बात ही नहीं है, मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो कई बार ये कह चुका हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि हम तो बक्सर में एक ब्रह्मपुर विधानसभा है, वहाँ के रहने वाले हैं। एक हीरपुर हमारा गांव है, एक छोटा सा, जहां आज भी उस गांव में रास्ता नहीं है। आज भी आप देख लीजिए कि बक्सर का विकास और डेवलपमेंट क्या है। उस गांव में 50 साल हो गया, आज उस गांव में मतलब रोड नहीं है। बरसात के दिन में सबसे तकलीफ होता है, वहां से निकल के हम आए। लेकिन इसलिए नहीं कि हम ये देखिए कि ये किस तरह से जो है बक्सर का विकास हुआ, कितने सांसद बने, कितने मंत्री बने, कितने लोग नेतृत्व करने वाले। लेकिन बक्सर का वैसा का वैसा रखा कि बक्सर का नेतृत्व करने की क्षमता जो है नहीं है, विकास करने की क्षमता नहीं है। इनका सोच नहीं है उस तरह का, उनका उस तरह का सोच ही नहीं है। यदि सोच नहीं होगा तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा, कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, जिनके पास सरकारी मदद है, वो अगर बक्सर का विकास नहीं कर पाए तो ये केवल एक संकल्प मात्र से राजकुमार चौबे बक्सर का कितना विकास? क्रांति, हमेशा एक बात जान लीजिए, किसी भी विकास का जो है क्रांति की शुरुआत होती है। राजकुमार चौबे विकास नहीं करेंगे। राजकुमार चौबे कौन होते हैं? बक्सर के लोग मेरे साथ चलेंगे जो आज बक्सर अभाव में है, जो बक्सर सबसे पिछड़ेपन का शिकार है, बक्सर के लोग हैं। और हर बक्सर वासी रात में सोचता होगा जो बक्सर के लोग हैं कि सही में हम देखें कि हमारे विधानसभा में हमारे लोगों ने क्या किया है। हर युवा को लोग बहका के गलत रास्तों पे ले जाके वोट बैंक के लिए पीछे पीछे घुमाते हैं और जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसके बाद उसको उन लोगों को गलत कामों में लगाते हैं। ये मेरी लड़ाई है। लेकिन लोगों को जागरूक करना भी तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लंबा वक्त हो गया। नहीं, जागरूक हो चुके हैं, वो तो एक चिंगारी है। लोग चाह रहे थे कि कोई आए, लोग जागरूक हैं भाई, अब जागरूक हो चुके हैं। आप जाइए, क्षेत्र में जाइए, समाज में जाइए, गांव गांव जाइए, देखिए लोग कितने जागरूक हो गए हैं अपने बक्सर के प्रति। क्या लोगों का रहा है। आज बक्सर जागरूक नहीं होता। आज बक्सर देखिए अयोध्या नहीं बन गया होता, आज काशी नहीं बन गया होता। गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर और पौराणिक शहर जो है सबसे ज्यादा शिकार है पिछड़ेपन का। जमीन रहते हुए वहां नहीं दिया जा रहा है कि भव्य मंदिर बने। वहां तो विवाद नहीं है, बक्सर में तो कोई विवाद नहीं है, बक्सर में तो कोई विवाद नहीं है। मेरा तो इतना छोटा सा मांग है कि बक्सर के लिए महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने और हमारी जितनी पुरानी आध्यात्मिक इतिहास है, धरोहर है, उसको एक जगह एकत्रित करके दिखाया जाए और हमारे बक्सर में भी हिंदुस्तान के सारे लोग आए और दर्शन करें और बताएं। जहां भगवान राम की भूमि है, जहां से राम की शुरुआत होती है भगवान राम की, और रामायण यदि बक्सर नहीं होता तो रामायण नहीं लिखा जाता, न तर्काबद्ध होता, न विश्वामित्र जी आते और न भगवान राम बनते। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कहानी बक्सर से है।
वेद का निर्माण बक्सर से है, जहां च्यवनप्राश खा के लाखों लोग आज के डेट में जो है करोड़ों मुनाफा कमा रही है कंपनी, लेकिन बक्सर के लिए 1% रॉयल्टी की बात नहीं करते हैं लोग। लेकिन हमने किया है, ये अभी डालने जा रहे हैं, अभी सब जगह लेटर लिख रहे हैं कि बक्सर को 64 को रॉयल्टी मिलना चाहिए जो कंपनी च्यवनप्राश बनाई है। तो बक्सर की लड़ाई है, हम बक्सर की लड़ाई रहे हैं, उसमें जनता के लिए राजकुमार चौबे की थोड़ी लड़ाई है, तो बक्सर की लड़ाई है। और कहाँ की आज देखिए, जहां जहां आंदोलन और क्रांति होती है वो सरकार के लिए होती है और सिस्टम से लड़ा जाता है। जब सिस्टम नहीं सुनती है तो क्रांति और आंदोलन का रूप लेता है। तो सरकार हमेशा सुनी है, सरकार यही है कि जहां देखना नहीं उसको नहीं देख रही है, नहीं उस चीज को समझ रही है, तो क्रांति के दौर से उसकी शुरुआत हो। और जहां तक आप कह रहे थे कि बहुत एमपी और एमएलए जो बने और नहीं कर पाए, ये दुर्भाग्य है। इसलिए दुर्भाग्य है कि बक्सर के लोग आज तक नेतृत्व करने वाले बक्सर का कोई नहीं आया, सब बक्सर के बाहर के आए। ये अभी भी लोगों के मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि मैंने अगर इलेक्शन की बात करें तो लोगों के मन में ये भ्रांति है कि भाई बक्सर के लोग तो जीतेंगे नहीं, जब भी कोई आएगा बाहर का ही जीतेगा, ये ऐसी चर्चा चलते रहती है। आखिर कहाँ कमी हो जाती है? देखिए, यदि इस तरह की जनता नहीं सोचती है, ये इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो ऐसे दलाल टाइप के हैं, उसको हम दलाल कहेंगे। जो दलाल हैं ये ऐसा भ्रम फैलाते हैं, वो दलाल के कारण बक्सर सबसे पिछापन का कारण है। और बक्सर की जनता से जाके पूछिए, उनसे तो समाज को बचाने की जरूरत है। हाँ, तो उनसे समाज को बचाने की वही तो लड़ाई लड़ रही है विश्वामित्र सेना कि अब जगिए, आपका घर का मालिक साला दूसरा कैसे बनेगा? बक्सर का मालिक बक्सर के लोग बनेंगे ना, कि भभुआ, सासाराम, रोहतास, भागलपुर के लोग बनेंगे, गोपालगंज के लोग बनेंगे। बक्सर की लड़ाई बक्सर के लोग लड़ेंगे, बाहर के लोग प्रवेश वर्जित है। यहाँ बोर्ड लग गया है, नो एंट्री। और ये भी एक बात बता देते हैं, जिसपे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद होगा और विश्वामित्र की कृपा होगा, अब वही बक्सर का नेतृत्व करेगा। ये भी आज आपको बता देते हैं। ये बात तो सही है। हम मेरे हिसाब से ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि आप भी देखते होंगे कि जब भी इलेक्शन की बारी आती है तो उस समय बाहरी बनाम भीतरी का एक मुद्दा चलता है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो नतीजे वही होते हैं। अभी आपने देखा हो, आज तक आपका भी हो गया, कभी इतना जोर शोर से बदलते देखे हैं बक्सर को? आज नहीं, कभी आपका उम्र हो गया, आपका भी हमको लगता है कि 40 ऊपर होगा। कभी नीतीश कुमार को रमरेखा घाट पे पहली बार देखे हैं कितने सालों में? तो पहली बार ही देखा। आप पहली बार देखे हैं? अभी रमरेखा घाट पे देखे हैं? बिल्कुल। तो किसका देन है? बक्सर की जीत है, ये विश्वामित्र सेना की जीत है। आज बक्सर में सनातन की चर्चा होने लगी, यहाँ राम के नाम लेने में लोग डरते थे। ये किसकी जीन है? बक्सर की जनता की जीन है। ये बक्सर की जनता जीती है और विश्वामित्र सेना की लड़ाई है ये। तो ये बक्सर की जीत नहीं हुआ। बक्सर की जनता कहाँ ऐसा सोचती है? कभी नहीं सोचती थी। बक्सर के कुछ ऐसे अलाल दलाल लोग थे जो यहाँ पे इलाके लोगों घूम घूम के भ्रम फैलाते थे कि यहाँ के बाहरी ही आएगा तो जीतेगा। बाहरी तो आए थे, जीत गए, जीत के बाहरी। अब नहीं चलेगा जो उन लोगों की, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप भी ऐसा कभी देखे थे इस तरह उग्र रूप जनता का? आप भी क्षेत्र में भाई पत्रकार है और हमारा बक्सर खबर बिहार का सबसे बड़ा न्यूज है, उसको इसके माध्यम से हम कहते हैं कि आप जाइए ना भाई, आप गांव गांव जाइए और सब गांव में जाकर घूमिए और देखिए तो कि बक्सर के बारे में लोग क्या बोलते हैं। आज बक्सर में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आज बक्सर की लड़ाई बक्सर की जनता लड़ रही है, राजकुमार चौबे नहीं लड़ रहे हैं। आज हर आदमी की कपकपी लिया हुआ है, आज सोचने पे मजबूर हो गया है कि बक्सर की लड़ाई कौन लड़ रहा है। राजकुमार चौबे को थोड़े चुनाव लड़ना है। राजकुमार चौबे क्रांति चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। क्रांति बदलाव का रूप है, क्रांति ही बदलाव का रूप है। जब तक देश की बात और समाज की बात जब सरकार नहीं सुनती है, जब उसके कान में जो घुस जाता है तो उसके निकालने के लिए क्रांति की शुरुआत होती है। और वो क्रांति का रूप बक्सर ले लिया, वो देश देखेगा ही क्रांति। राजकुमार चौबे जी ने तो वो दौर भी देखा है, जब आप पढ़ते थे तो आपने वो दौर भी देखा है। और आप बताते भी हैं कि वो नरसंहार का ज़माना था या अपहरण का ज़माना था, लूट का ज़माना था। लोग खुद को सड़कों पर सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, बेटियों बहनों को खुलेआम निकलने में परेशानी होती थी। कितना लगता है बक्सर के विकास की तो हम बात करते हैं, बिहार कितना बदला है? बिहार तो बदलाव हुआ है, इसमें कहीं दो शक नहीं है। बिहार का बदलाव हुआ है, लेकिन बक्सर का बदलाव नहीं हुआ। बिहार में बदलाव हो गया, बक्सर का बदलाव नहीं हुआ। हम आज बचपन से और अभी तक हम यही बक्सर की स्थिति को देख रहे हैं और वहीं का वहीं है बक्सर। आज मान लीजिए हम कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो होटल्स खोले हुए हैं, 5 स्टार होटल खोल रहे हैं, 4 स्टार होटल खोल रहे हैं, विकास की बात। लेकिन ये बताइए, जब यहाँ पे कोई व्यापार व्यवसाय नहीं होगा, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, तो उस होटल में कौन रुकेगा? बिल्कुल। बक्सर का लोग एफर्ट कर पाएंगे?
नहीं ना कर पाएंगे। जब तक यहाँ टूरिज्म का विकास नहीं होगा, यहाँ जब बड़े लोग आएंगे नहीं, तब तक कहाँ से डेवलपमेंट हो गया? नहीं ना होगा, कभी नहीं हो सकता है। आज एक देखिए, हम हमेशा एक बात करते हैं कि देखिए, ये हमारा सनातन की इतनी ताकत है कि पूरा भारत की इकोनॉमी सनातन के इर्द गिर्द घूमती है। आप बड़े पत्रकार रहे हैं, आप इस चीज को कल्पना करिए कि आप देखिए, आप सोचिए कि हमारा भारत का जितना इकोनॉमी है सनातन के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल, इसमें तो सच्चाई है, क्योंकि कुंभ में भी आपने देखा होगा पहले भी इर्द गिर्द घूमती है, सनातन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसलिए हम इस चीज को कभी मना नहीं कर सकते हैं कि सनातन में कितनी ताकत है। एक फूल वाला से लेके और एक मिठाई बेचने वाले से लेके और एक होटल चलाने वाले से लेके ऑटो टैक्सी चलाने वाले से लेके तमाम तरह के लोगों का जो है इसमें रोजगार मिलता है सनातन में। लेकिन राजकुमार चौबे जी, जो कुछ लोगों की हम बात कर रहे थे, जो इधर उधर की बात करते हैं, उनके पेट में तो दर्द भी होगा कि राजकुमार चौबे ने ये कौन सा क्रांति छेड़ दिया, ये कौन सा अभियान छेड़ दिया। देखिए, कहते हैं ना कि इसलिए उनके पेट में दर्द होगा कि ये लोग बक्सर के लिए नहीं चाहते थे कि क्रांति हो, ये चाहते नहीं थे कि ऐसे लोग आए। अरे कब तक नहीं जगेगा बक्सर? एक समय आएगा कि बक्सर को तो जगना ही है, बक्सर तो जगेगा ही। बिहार के जिला के आज नालंदा कहाँ चला गया? आप देखिए, जाके गया देखिए, राजगीर देखिए, मुजफ्फरपुर देखिए, यहाँ तक कि पूर्णिया देख लीजिए। कई गो स्टेट में अभी जिला में अभी मिला हुआ है एयरपोर्ट, लेकिन बक्सर को काहे नहीं एयरपोर्ट का मिला? बताइए। गोपालगंज मिल गया, पूर्णिया मिल गया, रक्सौल मिल गया, मोतिहारी मिल गया, हर जगह एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन बक्सर का नहीं बना। अब क्या कारण हो जाता है? क्या आखिर बिहार को हमेशा हिकारत के, बक्सर को हमेशा हिकारत की नजरों से देखा जाता है? कभी कभी लगता है कि बिहार में ये जिला है भी कि नहीं जिला है, ये क्या कारण है? ये तो हम भी कहते हैं। इसलिए कारण है कि बक्सर के लोग बक्सर के बारे में वहां बात नहीं करते हैं जहां बात करना चाहिए। अरे वहां क्रांतिकारी आदमी होगा तब ना बात करेगा। आज जो वहां अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाता है, जो अपने क्षेत्र की बात करता है, आज सब लोग उसकी बात सुनते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन हमको एक बात कहते हैं, आक्रोशित तब आदमी होता है जब उसके साथ नाजायज हमेशा होता है, तब वो आक्रोशित होता है। घर में तब तक कोई अपना नहीं खोलता है जब तक उसको एक सीमा पार नहीं कर जाता है। तो बक्सर का सीमा पार कर चुका है। बिल्कुल, ये तो जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता की मांगों को वो पटल में उठाए, चाहे सदन हो या फिर सरकार के समक्ष रखने की बात हो। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने जो मूल उनका उद्देश्य है उससे वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं? यही कारण है कि राजकुमार चौबे को अब क्रांति करने की जरूरत पड़ी? ये सही बात है। यदि ये मूल से नहीं भटके होते और जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो टिक्का पत्थर मार के चलते हैं और जिसके नाम से ये चुनाव जीतते हैं, आज वो यदि बक्सर का 25% विकास किए होते तो राजकुमार चौबे की जरूरत नहीं थी कि बक्सर के लिए क्रांति करने की और अपने सनातन की लड़ाई लड़ने की। आज वो हमारा बक्सर जिस चीज के लिए जाना जाता, वही चीज हमको उठा के दे दिए होते ये लोग, बक्सर के लोगों। तो आज बक्सर कहाँ से कहाँ होता। ऐसे मंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री का करीबी रहे हैं, बक्सर के कई लोग जीत के, जो दहिना हाथ रहे हैं प्रधानमंत्री का, उसके बावजूद भी बक्सर का विकास नहीं हुआ। तो ये राजकुमार चौबे जी का ये क्रांति इस चुनाव में क्या रंग लाएगा? इसमें बता तो दिए, चुनाव में जिसमें भगवान राम का आशीर्वाद और विश्वामित्र की कृपा होगा वही चुनाव लड़ेगा। और विश्वामित्र एक संगठन है, एक ताकतवर जो है, हर जगह अपना रूप दिखाएगा। चुनाव हमारा लड़ना उद्देश्य नहीं है, हमारा चुनाव में कोई मतलब नहीं है। हमारा लड़ाई बक्सर की जनता की है और बक्सर सनातन की लड़ाई है, हमारा लड़ाई यही है। और चुनाव की जहाँ तक बात है तो चुनाव अभी कोई इस तरह की विश्वामित्र सेना अपना संगठन को और मजबूत कर रही है और क्षेत्र में, गांव में, समाज में जा रही है और लोगों को अपने बक्सर के और सनातन के बारे में चर्चा कर रही है। नहीं, ये तो मान लिया कि राजकुमार चौबे जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में राजकुमार चौबे जी या उनका जो विश्वामित्र सेना सपोर्ट जो संगठन बड़ी भूमिका होगी, उसी को सपोर्ट करेगी। बोल तो दिए, जिसमें राम का आशीर्वाद होगा, विश्वामित्र जी की कृपा होगा, इसी को विश्वामित्र सेना सपोर्ट करेगी और ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी। अब जब चूंकि राजकुमार चौबे जी आपने जब ये क्रांति का आगाज कर ही दिया है, तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जब आदमी खुद में जब बदलाव के लिए संकल्पित हो जाता है तो बड़े बड़े बदलाव कर सकता है। क्योंकि आपके बारे में भी जब हमने पता किया तो जिस तरीके से संघर्ष से आपका जो पूरा जीवन गुजरा है, जो आप गांव से लेकर के दिल्ली जैसा मेट्रो शहर तक आपने उसका सफ़र तय किया, काफ़ी आपने संघर्ष किया। कुछ आप अपने बारे में बताइए कि कितनी मुश्किलों से आपने अपने खुद को एक बात बताते हैं, जीवन में हर आदमी संघर्ष करके अपने आप का पहचान पाता है और जो संघर्ष करता है वही देश का, राष्ट्र का और समाज का निर्माण करता है। और हम एक शिक्षक का बेटे हैं और शिक्षक हमेशा संस्कारिक होता है और हम लोगों के माता पिता हमेशा यही सिखाते हैं कि अपने
शिक्षा को ही हम लोग महत्वपूर्ण अपना बिंदु मानते हैं। और हम लोग एक शिक्षा का उस समय दौर इसलिए था कि हम लोग एक ब्राह्मण समाज से हम आते हैं, तो ब्राह्मण समाज आने का मतलब है कि हम लोगों का मेन होता है शिक्षा। शिक्षा ही उद्देश्य है। शिक्षा उद्देश्य होने के साथ साथ आदमी उस समय संघर्ष करता है, जाता है कमाने के लिए, और हर व्यक्ति करता है। एक राजकुमार चौबे ही नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में हर क्षेत्र में संघर्ष करता है। तो उस संघर्ष के प्रभु श्री राम की कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लड़ाई तो सबको लड़ता है, लेकिन संघर्ष का देन है कि आज हम बक्सर की भी लड़ाई जो है संघर्ष के रूप में कर रहे हैं। ये हमारी एक कहिए कि जन्मभूमि है, और उसका जो है थोड़ा मोड़ा जो हमसे हो सके उसका कर्ज उतारने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम अपने बक्सर का आवाज़ बने और बक्सर को लोगों तक जाए, और बक्सर को लोग इस बात को जाने कि हमारा बक्सर का पिछड़ेपन का, सनातन संस्कृति का इतना बड़ा धरोहर होने के कारण भी बक्सर इतना पीछे क्यों है, यह हम जनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रांति का रूप देना चाहते हैं कि अब नहीं ठगाएंगे। जितना ठगना था अब ठगा गए, अब नहीं ठगाने वाले हैं, अब नहीं ठगाएंगे, अब कोई बक्सर को ठगेगा नहीं। राजकुमार चौबे जी का उद्देश्य क्या है ये तो अब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आपकी जो विश्वामित्र सेना है उसका काम भी लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर दर्शकों को बताएं मूल रूप से कि जो उसका उद्देश्य है विश्वामित्र सेना का, उस संगठन का क्या स्वरूप है और उसका क्या जो उद्देश्य जो आप बता रहे हैं उसका भविष्य क्या है, किस तरीके से उसको ऊपर तक लेकर जाएंगे? देखिए, ये विश्वामित्र सेना का भविष्य जो है सनातन संस्कृति के लिए है, और ये सनातन संस्कृति के रक्षा करने के लिए संगठन बनाए हुए हैं। और उसके क्षेत्र में जो सामाजिक हमारा क्षेत्र है, जो बहुत ऐसे हैं गरीब कुलचे लोग, आदमी जो अपना बात जो है सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं या कोई नहीं सुन पाता है, तो विश्वामित्र सेना उनका भी आवाज़ बनेगी। और ये बिहार का सनातन संस्कृति की आवाज़ बनेगी और सामाजिक क्षेत्र की भी आवाज़ बनेगी। और ये संगठन पूरा देश तक जाएगा, और ये बिहार से लेकर देश तक रहेगा। और इसका निर्माण जो है संगठन का रूप बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ समय बाद हम पटना में भी पीसी करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ कई जिले के लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हजारों की संख्या में लोग अपना जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं पटना में। तो इसका रूप आने वाला समय में बहुत बड़ा होगा, और ये विश्वामित्र की धरती से निकला हुआ विश्वामित्र सेना है, ये बड़ा रूप लेगा। विश्वामित्र सेना तो ऐसे ही विश्वामित्र जी तो जो एक अलग लोक बनाए थे, विश्वामित्र तो ऐसे ही तपस्वी, तो उनका नाम का भी प्रभाव है। बिल्कुल, हमने ये देखा कि आज आप एक कार्यक्रम में भी थे, गुरुकुल के कार्यक्रम में थे, बच्चों का जो जनेऊ संस्कार हो रहा था, वहाँ पूरी तरीके से सनातन संस्कृति जो उसकी सभ्यता है वो देखने को मिल रही थी। और आप उसमें खास करके पहुँचे भी थे, आपने वहाँ प्रसाद भी ग्रहण किया, लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। तो ये जो विश्वामित्र सेना है जो इस तरह के कार्यों को करती है, बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ाने का काम करती है, कई जगहों पर आपका सेंटर भी चल रहा है, तो ये समाज में जो शिक्षा का अलख जगाने की जो एक प्रयास है और ये जो कोशिश है, ये काफ़ी अच्छी कोशिश है। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं इसकी सराहना करता हूँ, हमारे चैनल भी इसकी सराहना करता है। लोगों से राजकुमार चौबे क्या अपील करेंगे कि कैसे लोग फाउंडेशन से और जुड़े और उसको और ताकतवर और मजबूत बनाए? देखिए, विश्वामित्र सेना जो है ना एक अलग है। महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। जहाँ जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वहाँ हमारा कई सेंटर चल रहा है, तो वो एक हम उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो आज के डेट में हम ये कहना चाहेंगे कि बक्सर के लिए और बक्सर की जनता के लिए ये अपील करना चाहते हैं कि अपने बक्सर के लिए, अपने बक्सर का गौरव और सनातन संस्कृति का जरूर अपने बच्चों को जो है पढ़ाइए। और आज के डेट में हमारे बक्सर के बच्चे नहीं, पूरा देश में ऐसे बच्चे का भटकाव हो रहा है जो सनातन संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आज गुरुकुलम में हम गए थे, एक वैदिक स्कूल है। ये पहले हम लोग देखा करते थे, काशी में होता था ये सनातन संस्कृति का इस तरह वैदिक गुरुकुलम हम लोग को देखने को मिलता था काशी में। आज काशी में चलता भी है, आज भी परंपरा है। लेकिन जो वैदिक गुरुकुलम है, आज इसका इतिहास इसलिए जरूरी है कि आज ये संस्कार की एक सनातन संस्कृति के कितना मजबूत पहलू है कि यहाँ से बच्चों में जो संस्कार पड़ता है वो बच्चों में एक दिव्य संस्कार आता है। और समाज में बदलाव यही लोग करते हैं। वेद का ज्ञान से लेके, संस्कृति लेके, सनातन की लड़ाई लड़ने के और कहीं बात करने के लिए भी यही बच्चे जो है भारत के निर्माण में और सनातन के निर्माण में बड़ा योगदान देते हैं। आज इसकी स्थिति ये हो गई है कि आज के डेट में हमारे यहाँ पूजा पाठ कराने वाले लोग भी देखिए एक बढ़िया जो है आपके पास ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं। इसका कारण है कि लोग पढ़ाई से ये सनातन संस्कृति और इस तरह की जो है शिक्षा से लोग दूर होते जा रहे हैं। लोग आधुनिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ा पाते हैं, तो कहाँ से आपका सनातन संस्कृति का धरोहर बचेगा? तो ये हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को आधुनिक स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन सनातन संस्कृति भी पढ़ाइए।
और संस्कार भी पढ़ाइए कि हमारा महापुरुष कौन था, हमको किसके जैसा बनना चाहिए, हमको किसके जैसा बनना चाहिए। हम भगवान राम के जैसा बनना चाहते हैं। हमारा जो इतिहास है भगवान राम कृष्ण की बात करें, जितने हमारे देवी देवता हैं जिनकी पहचान संघर्ष से भरा हुआ है, उनकी तरह बने। तो हमारा तो ऐसे ही बहुत बड़ा शक्तिशाली ये संस्कार है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के विचार जो है बच्चों में आए, और बक्सर में खासकर जितने बच्चे हैं हमारे और जो माता पिता हैं, सबको हाथ जोड़ के हमारा ये है कि आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए। जरूर अपने बच्चों में महापुरुषों की बात करिए, सनातन संस्कृति की बात करिए, जरूर घर में पूजा पाठ करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चों में संस्कार आएगा, कभी आपके बच्चे भटकाव की तरफ नहीं जाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा। नहीं तो हजारों की संख्या में ऐसे वृद्धाश्रम खुलेगा। कोई माँ बाप आने वाला समय में बच्चा जो सेवा करने से दूर भागेगा, सीधे उठाएगा और वृद्धाश्रम में लाके रख देगा। ये आपका भटकाव की तरफ है। आप आधुनिक स्कूल में पढ़ाइए, हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में पढ़ाइए, लेकिन अपना सनातन संस्कृति को, अपना संस्कार को उस बच्चे को जरूर पढ़ाइए जो हम लोगों को हमारे माँ बाप हमारे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ये जरूर पढ़ाइए। बस यही अपील करना चाहते हैं। और विश्वामित्र सेना हमेशा बक्सर के लिए खड़ी है, सनातन संगठन के लिए खड़ी है। और हम अपील करते हैं बक्सर के लोगों से कि आप बक्सर के लिए जुड़िए, अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लड़िए। आपका बक्सर में सनातन संस्कृति कमजोर हो चुका है, इसको जगाइए, इसके लिए लड़िए और इसके साथ खड़िए। और हमारा सदस्यता अभियान बक्सर जिला में हर जगह चलने वाला है। सदस्यता ग्रहण करिए, घर घर जाइए और विश्वामित्र का सदस्य बनिए। कोई लक्ष्य भी आपने बनाया है क्या कि एक सीमित सीमा तक कितने लोगों को जोड़ना है? ये हमारा लक्ष्य नहीं बना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है, जितना सदस्य बनना है लाखों की संख्या में बनना है, लाखों की संख्या में बनाएंगे। पूरा बिहार के लोग को सदस्य बनाएंगे विश्वामित्र सेना का, देश में जाएंगे और सनातन संस्कृति का पूरा देश में चलेगा। विश्वामित्र सेना का भी रूप चल रहा है धीरे धीरे। ये हमारा देखिए, अयोध्या एक परम जो है हमारा आध्यात्मिक केंद्र है, उसी तरह से हमारा परम आध्यात्मिक केंद्र बक्सर है। तो बक्सर से विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ, या विश्वामित्र की तपोभूमि से। अब विश्वामित्र सेना है ये रुकने वाली नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड में अपना झंडा गाड़ेगी, देश में झंडा गाड़ेगी। सनातन संस्कृति का विस्तार और उसके बचाव, उसकी सुरक्षा और साथ ही साथ बक्सर का विकास, ये जो प्रमुख जो बिंदु हैं, ये आपके मैनिफेस्टो में एक तरीके से कहे तो है। और उसकी लड़ाई के लिए आपने जो ये क्रांति छेड़ा है, तो अगर खासकर बक्सर की बात करें तो आपने एक क्राइटेरिया भी बनाया होगा, कुछ मैनिफेस्टो टाइप का आपने दिमाग में रखा होगा कि बक्सर अभी तक कहाँ कहाँ चला गया, बक्सर में क्या क्या मूल रूप से जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है, और तत्काल प्रभाव से अभी बक्सर में क्या क्या होना चाहिए? बक्सर में तो पहला ये हमारा तत्काल प्रभाव है कि बक्सर में पहले तो महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर के लिए जमीन आवंटित किया जाए। पहले तुरंत सरकार जो है, बहुत ऐसी जमीन है सरकारी जो लोग कब्जा किए हुए हैं, उसको छुड़ाए और वहाँ जो है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाए। ये सरकार का काम है, पहला काम जो बक्सर की जरूरी है ये काम करें। उसके बाद बक्सर में शिक्षा नहीं है, एक एजुकेशन नहीं है, एक यूनिवर्सिटी चाहिए, एक हॉस्पिटल बड़ा नहीं है। बक्सर के लोग आज रात को इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बनारस जाएंगे कि पटना जाएंगे? हमारा बक्सर में एक हॉस्पिटल चाहिए बड़ा सा, यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है, हिरौली में था, इतना पुराना, आज उसकी स्थिति क्या है? आज विलुप्त हो गया, वहां कोई नहीं है, खत्म हो गया वो। तो ये हमारा जितना चीज जो हमारा पहले से है उसको हमको नया रूप चाहिए। और जहां तक व्यवस्था की बात है और बक्सर की बात है, विकास की बात, आप तो देख लीजिए ना बक्सर में, नहर से लेकर देख लीजिए और कितना स्थिति खराब है नहर गली का, बक्सर का, शहर का। देख लीजिए कितना इंक्रोचमेंट है, क्या स्थिति है बक्सर का। खुलेआम में मीट बिक रहा है आपका। इसका विश्वामित्र सेना जब विरोध किया तो कुछ दिन तक बंद हुआ, फिर मीट की दुकानें चालू हो गई। अभी विश्वामित्र सेना बड़ा रूप लेगी, अब कहेगी नहीं, बहुत हो गया कहना, अब विश्वामित्र सेना जो करेगी अब वो अपना बस अब वो देखना है कि ये लोग क्या है। हमारे हर धार्मिक स्तर पर मीट कट रहा है, क्यों मीट कटेगा? लोग बिल्कुल, जो लोग अवरोधक बन रहे हैं, जो बाधा बन रहे हैं, जो बार बार इस तरह की चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो उनसे क्या विश्वामित्र सेना केवल बार बार अपील भी करेगी या कोई ऐसा बड़ा कदम अब नहीं अपील करेगी? अब अपील नहीं करेगी, अब नहीं अपील, अब कदम उठाएगी। अब कदम उठाएगी, कोई अपील की बात नहीं हुई है, अब कदम उठाएगी, आपको पता चल जाएगा, अब कदम उठाएगी, कोई अपील नहीं करेगी, कुछ अपील नहीं होगा। और बक्सर के लोगों से कुछ आप अपने तरफ से कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बक्सर के तरफ से बक्सर के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को प्रणाम करते हैं, और बक्सर की धरोहर और बक्सर की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आप आगे आए। जिस चीज़ के लिए बक्सर जाना जाता है उसकी लड़ाई लड़ें,
और विश्वामित्र सेना का सदस्य बने और अपना सनातन संस्कृति की पहचान का अलग जगह। आज बक्सर जो है आपका छोटा सा प्रयास जो है बक्सर को आज दुनिया में और समाज में बड़ा नाम दे दिया है। आज बक्सर को लोग देश में जान गए हैं, जबकि बक्सर को बिहार में भी कोई नहीं जानता था। आज बक्सर किस लिए जाना जाता है आज पूरा देश जान गया। ये आपका सफलता का ये है, आपका मेहनत है और आप लोगों का आशीर्वाद है। ये आपकी लड़ाई है, आप उस लड़ाई से बक्सर को बक्सर बना दिए। तो बिल्कुल आपने देखा ये राजकुमार चौबे जी थे और देखिए कि ये किस तरीके से हाथ जोड़ करके विनम्र तरीके से ये अपील कर रहे हैं कि सनातन को बचाइए, संस्कृति को बचाइए। ऐसे आमतौर पर अब इंटरव्यू में आपने नेताओं को या लोगों को सुना होगा हाथ जोड़ करके वोट देने के लिए अपील करते हुए, लेकिन ये राजकुमार चौबे जी वोट के लिए हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। आप ये सनातन को की रक्षा के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जो देश की जो मूल संस्कृति है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, और सबसे अहम चीज कि अपने बच्चों को आप शिक्षित कीजिए और उसके साथ साथ बक्सर का विकास कैसे हो उसके लिए आप विश्वामित्र सेना और जो इनका एक और विश्वामित्र फाउंडेशन है उसके साथ भी जुड़ करके आप इनका सहयोग करिए। ये इनकी अपील है और आप समझ गए होंगे कि इनका इंटरव्यू करने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि जिस तरीके से ये जो देश की मूल चीज़ें हैं उसको लेकर के, जो बक्सर की विकास की जो बातें हैं उसको लेकर के जिस तरीके से ये प्रतिबद्ध हैं, जिस तरीके से इन्होंने क्रांति का आगाज किया है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और इनको तो मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत करेजा की बात है। या हम लोग वो बक्सर के हैं तो भोजपुरी हम लोगों का मेन भाषा है, तो मैं अपने तरफ से आपको बताता हूँ, भोजपुरी में बता देता हूँ कि बहुत करेजा की बात है राजकुमार चौबे जी कि आपने इस चीज को सुना है। क्योंकि मैं तो इंटरव्यू करता हूँ लोगों का तो यही सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई इस बार मुझे वोट दीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और आप तो वोट भी नहीं मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई उनको जो मूल चीज़ें हैं उसको बचाइए, जो धरोहर है उसको बचाइए। तो निश्चित तौर पर जो अपील की है राजकुमार चौबे जी ने उसको आप जहन में जरूर रखिए, एक बार उस पर विचार कीजिए और हो सके तो इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये देश का मामला है, न कि किसी के लिए ये व्यक्तिगत मामला है। फिर आपको अगले बार भी इनसे हम मिलेंगे तो कुछ और चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे साथ बातचीत की, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारे तरफ से कि आपने जो ये संकल्प लिया है ये जरूर पूरा होगा। जय श्री